वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर हमारा 6वां लेक्चर है। इससे पहले हमने इसके लगभग 5 भाग को डिस्कस कर लिया है, 5 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो एक बार उन्हें भी विजिट करिएगा। साथ में आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करिएगा। इसी के साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स आपको अंतिम समय में रिविज़न करने के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कल हमारा होगा संपूर्ण जितना भी हमने पढ़ा है, भाषा विज्ञान से संबंधित, व्याकरण से संबंधित और आदिकाल से संबंधित, इसका टेस्ट होने वाला है कल, मॉक टेस्ट। इसमें लगभग आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, तो आप सभी तैयार रहिएगा, ठीक है ना। कल आपको ये टेस्ट होने वाला है, तो कल आपको ये जो टेस्ट की PDF है ये आपको 8 बजे ही मिलेगी। आप सभी ने तैयार रहना है कल के लिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे फागु काव्य के बारे में। क्या होता है फागु काव्य? आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो फागु काव्य है किस परंपरा से संबंधित होगी, तो ये जैन कवियों से संबंधित मानी जाएगी। जिस प्रकार से जैन कवियों ने रास परंपरा को चलाया था, उसी प्रकार इस फागु परंपरा को भी उनके द्वारा ही चलाया गया था। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होगा कि जो फाग से क्या तात्पर्य है, यह फाग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये फागु ही फाग का पर्यायवाची शब्द होगा। फाग को हम देखो बसंत भी कहते हैं, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे बसंत के समय को फागु काव्य कहा जाता है, जो वो काव्य जो बसंत के समय के दौरान से संबंधित होता है। आगे है फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु। कौन सा है? जिनचंद सूरी फागु। और इसका समय क्या है? 1284 ईस्वी। इसका ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फागु काव्य का अर्थ होता है बसंत ऋतु का काव्य। बताया गया था आपको भी कि जो बसंत ऋतु से संबंधित काव्य होगा उसे फागु काव्य कहेंगे। जिनचंद सूरी में 25 छंद है। पूछा जाए कितने छंद है, तो 25 छंद है। देखिएगा, श्री स्थूलिभद्य फागु क्या है? इसे श्री स्थूलिभद्र फागु भी कहा जाता है। इसके दो नाम है, श्री स्थूलिभद्र फागु या फिर श्री स्थूलिभद्र फागु। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। अगर सुंदर काव्य पूछा जाए तो श्री स्थूलिभद्र फागु होगा। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन, तो यहाँ पर आएगा आपका जिनचंद सूरी फागु, ठीक है। ये दो तथ्य याद रखने आपने। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की थी। किसने? श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की थी। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना वर्णित है। नेमिनाथ और राजुल। आगे है पूरा काव्य सिर्फ जो कौन सा, जो श्री नेमिनाथ फागु है, ये पूरा काव्य सिर्फ स्थायी छंदों में निबद्ध है। इसमें सिर्फ स्थायी छंद आपको देखने को मिलेंगे। आगे है बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से एक 14वीं शती तथा दूसरी 16वीं शती की है। अगला है, ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया गया तथा इसका समय 13वीं शती बताया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली पंक्ति यहाँ पर। आगे देखिए, बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण मिलता है। अब देखिए आगे आ गया नाथ साहित्य। इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। जिस प्रकार से बौद्धों के ही वज्रयान से कौन सी शाखा निकली थी? सहजयान या फिर सिद्ध संप्रदाय। उसी प्रकार ये नाथ संप्रदाय भी बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिद्धों की बामार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ वाला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो देखिए क्या माना गया है हजारी प्रसाद के अनुसार,
जो नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम प्रसिद्ध हैं। ये मत माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नाम है तो वो होगा अवधूत मत। इसको नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला अवधूत मत, कई बार इसे परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग से ही हठयोग का निर्माण हुआ है या इन दोनों को हठयोग कहा जाता है। ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए टेट की परीक्षा में पूछा गया था कि ह का क्या अर्थ होता है, तो ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। तो यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, जो सूर्य कैसा होता है, गर्म होता है, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे हीट देता है हमें सूर्य। और जो ठ से हम अर्थ निकालेंगे चंद्र, चंद्र किस समान होता है, ठंडक। देखिए जो दिन का समय होता है तो सूर्य निकलता है तो ये गर्मी प्रदान करता है, और जो रात का समय होता है उस समय चंद्रमा निकलता है तो हमें ये ठंडक देता है। इस प्रकार से ह हीट हो गया और ठ ठंड हो गया, और ह से सूर्य हो गया और ठ से चंद्र। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ये आपको याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी। यहाँ पर देखिए, जो हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, किससे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यह वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा आप। आगे है, हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसने षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था, तो ये गोरखनाथ के द्वारा चलाया गया था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गुरु परंपरा शिष्य में कौन कौन से कैसे आते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मत्स्येंद्रनाथ है ये गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। ठीक है, आगे देखिए, मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छिंद्रनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्या है, जो मत्स्येंद्रनाथ हैं ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसको भी नोट करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे यह है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना था। क्या था, जो मिश्र बंधु थे इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कई बार परीक्षा में ये। इसी प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। राहुल सांकृत्याय ने गोरखनाथ का समय 845 माना है। क्या है, 845 ईस्वी। इसी प्रकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय 9वीं शती माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय 13वीं शती माना है। तथा डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्थवाल, इन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना है। तो यहाँ पर गोरखनाथ के समय पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जो हमें मानना चाहिए तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम आधार मानकर इस गोरखनाथ के समय को याद रख सकते हैं कि गोरखनाथ का समय क्या होगा, 13वीं शती होगा। आगे देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये इम्पोर्टेंट कथन होगा, कई परीक्षाओं में से पूछा जाता है, इसे नोट करिएगा। आगे देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ माने हैं। कितने, 14 ग्रंथ माने हैं, और ये सभी प्रमाणिक हैं। ठीक है, और इनको उन्होंने एक पुस्तक में संकलित किया है, उसका नाम है गोरखबानी, नाम से इसे संकलित किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, इन्होंने भी गोरखनाथ के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च करी है, इसी आधार पर ये चीज़ें ये मानते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो देखिए, शब्द, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, निर्वयवोध, आत्मबोध और अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तबार, मच्छिंदर गोरखबोध, ये इनकी रचना हो जाएगी। फिर है सोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और पंचमात्रा, ये यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। इसके पश्चात देखिए, गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ भी बताए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र,
निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरक्ष शतक हो गया, योग सिद्धांत पद्धति हो गई, योग चिंतामणि, ये इनकी संस्कृत में लिखी गई रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखिएगा, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या फिर मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। इम्पॉर्टेंट है ये भी पूछा जाता है। जो मत्स्येंद्र नाथ हो गए, इनके बारे में किसने बताया है? जो 10वीं शती के कश्मीरी पंडित या कश्मीरी आचार्य कहे जाते थे, तो ये अभिनव गुप्त थे। और इनकी रचना कौन सी थी जहाँ पर इनके बारे में जिक्र किया गया है? तंत्रालोक। ये वही आचार्य हैं जो आपकी काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। कितनी? जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। एक हो गए नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये यहाँ पर 9 नाथ हो गए, इनको याद रखिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। यहाँ पर अलग अलग नाम बताए गए हैं, आपको ये वाले नाम यहाँ पर स्वीकार करने हैं या फिर इनको नोट करना है। रामकुमार वर्मा ने नवनाथ बताए हैं: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपी चंद्रनाथ। आगे देखिएगा, आदिनाथ को परवर्ती संतों में शिव माना जाता है। क्या माना जाता है? शिव। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो आदिनाथ किसका रूप है, तो ये शिव भगवान का रूप माना जाता है। ये HP सेट की परीक्षा में पहले पूछा गया है, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपसे ये प्रश्न यहाँ पर बने कि जो चक्रानंद किसका नाम था, तो ये चरपटनाथ का चक्रानंद नाम था, चक्रानंद। आगे है, चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। किसके? गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, पूरन भगत। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालनाथ। इम्पोर्टेंट रहेगा ये। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि रसायनी किसे कहा जाता है नाथों में, तो ये नागार्जुन होंगे। नाथपंथ के जोगियों को कनफटा योगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नाथपंथ के जोगियों को या योगियों को? तो कनफटा इन्हें कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा सदोकड़ी भाषा थी। ये जो सदोकड़ी भाषा है, नाथों से ही संतों की ओर चली गई थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना है काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न आपसे 2-3 पूछे जा सकते हैं कि जो मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम माना जाता है। और इनकी रचना कौन सी है? काल ज्ञान निर्णय। और इसका संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे रासो साहित्य को, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। किसके अंतर्गत? वीरगाथा काल के अंतर्गत। पहले ही आपको बताया था मैंने। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसलदेव रासो है। तो इसको भी हमने पहले देखा था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथात्मक काव्य में सबसे प्राचीन किसे मानते हैं? तो बिसलदेव रासो को मानते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है। आगे देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर पूछा जाता है कि किस विद्वान ने रासो की, जो रासो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति किस ढंग से मानी है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। इसको भी आप नोट करना, जो मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा उसको आप नोट कर लेना। तो देखिएगा, यहाँ पर जो गार्सद तासी है, ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं राजसूय से। इसी प्रकार जो हरप्रसाद शास्त्री है, ये राजयश से मानते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों। फिर जो नरोत्तम स्वामी हो गए, ये रासक से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रासक से मानते हैं। ये तीनों इम्पॉर्टेंट होंगे, इसको नोट करिएगा। फिर देखिए, कवि राजश्यामल दास,
ये रहस्य से मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल, ये भी रहस्य से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये किससे मानते हैं? रसायन शब्द से। रसायन, रासों का उत्पत्ति किससे मानते हैं? रसायन से। फिर देखिए नंद दुलारे वाजपेयी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये रास से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी। राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये राउसिया रस से रासों की व्युत्पत्ति मानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। दशरथ शर्मा, ये रासक से मानते हैं। फिर देखिए जो माता प्रसाद गुप्त है, ये रासक से मानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर जो सबसे अंतिम में रहेंगे गणपति चंद्र गुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मानते हैं रासक, रास, रासा, रासु और रासो, ये इसका व्युत्पत्ति क्रम रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार, वह रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नवत है, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए जो कवि है दलपति विजय, इनकी रचना क्या होगी? खुमान रासो, और समय क्या है? नवी शती इसका समय रहेगा। अगर ये पूछा जाए जो खुमान रासो है, इसमें कौन सा रस का प्रभुत्व आपको मिलता है? तो ये वीर रस का मिलता है। और इसकी भाषा कैसी रहेगी? राजस्थानी प्रधान। और काव्य रूप कैसा है? ये प्रबंध काव्य इसका रूप रहेगा। इसी प्रकार आगे देखिएगा नरपति नालह, इनकी रचना है बिसलदेव रासो। और अगर समय पूछा जाए तो ये 1212 इसका समय है। और पूछा जाए रस कौन सा है इसमें श्रृंगार रस आपको प्रधान देखने को मिलता है, श्रृंगार रस। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो अध्याय इसमें 4 होंगे। और काव्य रूप क्या है इसका? वीर गीतात्मक ये रचना होगी। इसी प्रकार देखिए जगनिक की रचना हो जाएगी परमाल रासो, और इसका दूसरा नाम आलाखंड भी है। कई बार पूछा जाता है कि आलाखंड का दूसरा नाम क्या है, तो ये परमाल रासो हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो ये आलाखंड हो जाएगा। और रचनाकार इसके जगनिक हो जाएंगे। और समय देखिए 1230 ईस्वी। और कौन सा रस इसमें प्रधान है? तो वीर रस इसमें प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर आला नामक एक विद्वान है जिसने अपने राजा को बचाने के लिए अपना समर्पण दे दिया था। और ये किस प्रकार का काव्य रूप इसमें देखने के लिए मिलता है? वीर गीतात्मक यह रचना भी होगी। इसके पश्चात देखिए चंद बरदाई, इनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और पूछा जाए इसमें रस कौन सा प्रधान होगा, तो वीर रस इसमें भी प्रधान है। और इसमें अध्याय कितने हैं? 69, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार। और इसकी भाषा क्या है? डिंगल इसकी भाषा होगी, इंपॉर्टेंट है। और काव्य रूप कैसा होगा? प्रबंधात्मक इसका काव्य रूप रहेगा। जो चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर सिर्फ एक रस प्रधान नहीं होगा, यहाँ पर 2 रस प्रधान है। एक तो होगा वीर रस, दूसरा होगा श्रृंगार रस। ये दोनों ही यहाँ पर प्रधान रस माने जाते हैं। इसके पश्चात देखिए आगे केदार भट्ट, इनकी जो रचना होगी कौन सी है रचना? तो ये हो जाएगी जयचंद प्रकाश, इनकी रचना है। और इसका समय होगा 1224 ईस्वी। और इसमें पूछा जाए कौन सा रस प्रधान होगा? वीर रस प्रधान होगा यहाँ। और काव्य रूप कैसा है? प्रबंधात्मक काव्य रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे देखिए मधुकर भट्ट, कौन सी रचना है इनकी? जयमय जस चंद्रिका। और समय क्या है? 1243 ईस्वी। और काव्य रूप कैसा है? प्रबंधात्मक काव्य रूप रहेगा। इसी प्रकार देखिए शारंगधर, इनकी रचना कौन सी है? हमीर रासो। इसी प्रकार देखिए नाला सिंह होगे, इनकी रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। और जो यहाँ पर वीर रस आपको देखने को मिलेगा, छंद यहाँ पर 42 होंगे। और यह वीर गीतात्मक रचना होगी, ठीक है ना। फिर अंतिम रचना यहाँ पर हो जाएगी श्रीधर की रचना, कौन सी है? रणमल छंद, इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है ये भी। और इसका समय क्या है? 1454। वीर रस इसमें देखने के लिए मिलता है। 70 छंद यहाँ पर आपको उपलब्ध होते हैं। भाषा डिंगल है। और वीर गीतात्मक यह रचना भी होगी। यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको रचना बताई हैं, जितने भी तथ्य बताए हैं, सभी को नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से अवश्य आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं हर एक परीक्षा में। आगे देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। किसने कहा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं? और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसी प्रकार आगे देखिएगा
मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जाता है या फिर माना जाता है। अगर पूछा जाए वास्तविक, क्या वास्तविक, तो वास्तविकता के आधार पर मिश्र बंधु होंगे। अगर सीधा सीधा पूछा जाए चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। इन दोनों में सिर्फ फर्क यह होगा कि यहाँ पर मिश्र बंधुओं ने कहा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई है, परंतु रामचंद्र शुक्ल ने सीधे कह दिया है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। आगे देखिएगा, आगे है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक अप्रामाणिकता पर विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। हम देख लेते हैं उन्हें, किसने इन्हें प्रामाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक और किसने अप्रामाणिक, देखते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। इसमें आगे श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टॉड, ये जो 4 कवि हैं ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। अब देखेंगे हम इसे अप्रामाणिक या फिर जाली कौन कौन मानते हैं। देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल है, एक तो ये कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई हिंदी के पहले महाकाव्य के तौर पर जाने जाते हैं और प्रथम महाकवि के तौर पर जाने जाते हैं, परंतु फिर भी ये पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक या फिर जाली ग्रंथ ठहराते हैं। दूसरे हो गए देवी प्रसाद, तीसरे हो गए कविराज श्यामल दास, चौथे हो गए गौरीशंकर हीराचंद ओझा, फिर हो गए बुल्लर और फिर मुरारी दान। ये जो यहाँ के विद्वान हैं ये सभी इसे अप्रामाणिक मानते हैं। और जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं तो वे कौन कौन से होंगे, तो वे देखिए, मुनिज विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, ये इन्हें अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो जो आपको नोट करने हैं, श्याम सुंदर दास पूछे जाते हैं, मिश्र बंधु पूछे जाते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या पूछे जाते हैं और कर्नल टॉड पूछे जाते हैं। यहाँ पर अप्रामाणिक में पूछे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बुल्लर और फिर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। अप्रामाणिक में पूछे जाते हैं मुनिज विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर इसमें पूछा जाए सर्गों की संख्या कितनी है पृथ्वीराज रासो में, तो ये हो जाएगी 69। अगर पूछा जाए छंद कितने हैं इसमें, छंद इसमें 68 होंगे। मुख्य जो छंद रहेंगे उन्हें देख लेते हैं। कवित, छप्य, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, ये इनके प्रमुख छंद रहेंगे। चंद बरदाई को छप्य छंद का विशेषज्ञ या राजा भी माना जाता है, इसको भी नोट करिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान को या किस आदिकालीन कवि को छप्पे का बादशाह कहा जाता है, तो ये चंद बरदाई ही माने जाएंगे। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना है। किस रचना को, पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना। किस ग्रंथ के आधार पर, तो ये थे कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय। तो यह भी HP सेट की परीक्षा में पूछा गया था एक बार कि जो पृथ्वीराज विजय है ये किसकी रचना है, तो ये कश्मीरी कवि जयानक की रचना होगी। यह एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। इसी के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना गया था। और किसने माना था, डॉक्टर बुल्लर ने। इसी के आधार पर बाकी कवि भी इसे अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। किसने, जल्हन ने इसे पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को। आगे देखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। यह भी इम्पोर्टेंट कथन है, तो ये कहा है बच्चन सिंह ने। हिंदी में सर्वप्रथम बारामासा का वर्णन नरपति नालाकृत कौन सी रचना होगी, बिसलदेव रासो में मिलता है। क्या है, हिंदी में सर्वप्रथम बारामासा का वर्णन नरपति नालाकृत बिसलदेव रासो में मिलता है। इम्पॉर्टेंट है। कैमासबद्ध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। किसका है ये, पृथ्वीराज रासो का है महत्वपूर्ण सर्ग कैमासबद्ध। इसी के साथ पद्मावती नामक सर्ग भी इन्हीं का है, पृथ्वीराज रासो का। आगे देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो को स्वीकार किया है। मैंने क्या कहा था पहले ही, देखिए जो बिसलदेव रासो है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार करते हैं। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का जिक्र किया गया है। कौन कौन से हैं,
आला और उदल दो सरदार की वीरता है। आलाखंड का सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था आलाखंड को 1865 में। फिर देखिए आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल बुंदेलखंड में गाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी टैट में ही पूछा गया प्रश्न है कि जो आलाखंड है ये कब गाए जाते हैं, तो ये बरसात ऋतु में गाए जाते हैं। और इसका क्षेत्र पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल और बुंदेलखंड हो गए, यहाँ पर गाए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे हम कुछ अलग जो फुटकल कवि हैं या फिर आपके लौकिक कवि कहे जाएंगे, उन्हें देख लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से। पहले आएंगे यहाँ पर विद्यापति। अगर इनका समय पूछा जाए तो इनका समय 1350 से लेकर 1485 ईस्वी तक है। क्या है? 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक। विद्यापति के अगर गुरु पूछे जाएं तो ये हो जाएंगे पंडित हरि मिश्र। कौन से? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गाँव के। बिपसी नामक गाँव इनका है। ठीक है, कहाँ पर है ये? दरभंगा जिला। और दरभंगा जिला कहाँ पर है? बिहार में। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। अगर बात करें यहाँ पर हम तो इन्हें 3 आधार पर विभाजित किया जाता है। एक तो संस्कृत हो गए, दूसरे अभट के हो गए, तीसरे मैथिली के। तो जो संस्कृत के होंगे तो पहला होगा यहाँ पर शैव सर्वस्व सार, दूसरा हो गया गंगा वाक्यावली, तीसरा हो गया दुर्गा भक्ति तरंगिणी, चौथा हो गया भूप परिक्रमा, पांचवा हो गया दान वाक्यावली, छठा पुरुष परीक्षा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विवाह सार, ये इनका अगला ग्रंथ हो गया। इसके पश्चात है लिखनावली और फिर है गया पतलक वर्ण कृत्य। ये इनकी यहाँ पर संस्कृत प्रधान रचना हो गई। फिर देखिए अभट की रचना इनकी ज़्यादा पूछी जाती है। कीर्ति पताका, कीर्ति लता, ये इनकी रचना हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए जो कीर्ति लता है ये कीर्ति सिंह से संबंधित होगी। किससे? जो कीर्ति लता रचना है ये इन्होंने कीर्ति सिंह के आश्रय में लिखी है या फिर इनके चरित्र पर आधारित है ये कीर्ति सिंह। अगर कीर्ति पताका पूछी जाए ये किसकी रचना होगी? तो ये शिव सिंह की रचना या फिर शिव सिंह का चित्रण यहाँ पर इन्होंने किया है, जो राजा शिव सिंह थे। फिर देखिए जो मैथिली की रचना है ये भी यहाँ पर पूछी जाती है। जो मैथिली में सर्वप्रथम रचना पूछी जाती है तो पदावली हो जाएगी। पूछा जाता है कि पदावली किसकी रचना है, तो ये अपने विद्यापति की रचना हो जाएगी। इसी प्रकार जो गौरक्ष विजय है यह इनका नाटक है और ये भी मैथिली में रचित मानी जाती है। जो गौरक्ष विजय है इसका जो गद्य भाग है ये संस्कृत में रचित है और जो पद्य भाग है ये मैथिली में। आगे देखिएगा जो बच्चन सिंह हैं ये इन्हें क्या मानते हैं? ये जातीय कवि मानते हैं विद्यापति को। जो विद्यापति है यह जातीय कवि है। इसी प्रकार देखिएगा महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। आगे है निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे तथ्य यहाँ पर नोट करेगा, ये सारे पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके पश्चात है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धबाग कवि कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्धबाग कवि। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक रंग बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। आगे है विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया था जो निम्न प्रकार से हैं। इनको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। पहली होगी अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहर, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अभिनव जयदेव, कवि शेखर और मैथिल कोकिल, ये नाम इनके पूछे जाने वाले हैं। अगर पूछा जाए आपसे विद्यापति किस संप्रदाय से संबंधित थे तो ये शैव संप्रदाय से संबंधित कवि थे। इसी प्रकार आगे देखिएगा विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद में हुआ है। किसमें? भृंग भृंगी संवाद में हुआ है कीर्ति लता की रचना। आगे है विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कहे गए थे इनके द्वारा। जो महत्वपूर्ण होंगे वो आपको बता दूंगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा या फिर आप PDF से पढ़ लेना। देखिए जो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं महत्वपूर्ण, तो पहला होगा देसिल बैना सब जन मीठा तैं तैसन जपियो अबट्ठा। ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में से पूछा गया है। फिर आगे देखिएगा कथों तुरक बरकर बार जाए ते बेकार धर धरी अन्नाय बाभन बरुआ
मथा चढ़ाए ई गाय का चरुआ, ये भी पूछा जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए हिंदू बोले दुरही निकार, छोटऊ तुर्का भव की मार, इसे भी आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। इसके पश्चात आगे आ गया यहाँ पर पुरुष कहानी हाँ कहूँ, जसु पंथावे पुन्नु। आगे है बालचंद बिजुबाहु भाषा दुहु नहीं, लगन दुजन हासा। तो ये जो कथन आपको बताए गए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करो या फिर PDF से पढ़ लेना। आगे जो पदावली से हो गए, यहाँ से भी 1-2 कथन पूछे जाते हैं, परंतु जो ज़्यादा पूछे जाने वाला है वो है सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप बचन एक भाषा ही मुख से दूर ही करो चीरे। ये ज़्यादा पूछे जाने वाला है, आगे कभी पूछा भी नहीं जाता है इसे पदावली से। जो ऊपर आपको कथन कहें वे ही पूछे जाते हैं। आगे देखिए हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसमें? हिंदी में। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, अपितु ये शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। ठीक है, इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब देखेंगे हम अमीर खुसरो को। इम्पॉर्टेंट है ये कवि भी। इनका जो समय 1553 से लेकर 1325 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 1253 से लेकर 1325 तक। ध्यान रखना है, 1253 होगा यहाँ। फिर है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसे। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम होगा। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निज़ामुद्दीन औलिया के। यहाँ पर मैंने आपको बाकी भी बताए हैं गुरु शिष्य की परंपरा के अंतर्गत। निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, शिष्य नहीं। शिष्य होंगे अमीर खुसरो, गुरु होंगे निज़ामुद्दीन औलिया। फिर देखिए जो जायसी है इनके गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी। फिर जो उस्मान हो गए इनके गुरु का क्या नाम था? हाजी बाबा। और जो कुतुबन हो गए इनके गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान। शेख बुरहान, ये इनके गुरु हो जाएंगे यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि या पहले कवि इन्हें कहा जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पर अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कई बार पूछा गया है कि जो अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा था? तो ये देखा था 11 राजाओं का। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा प्रदान की थी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बतलाई है। कितनी बतलाई है? 100। महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन सी होंगी? खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। जो मुख्यतः ये जाने जाते हैं पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, परंतु इन्होंने दो सुखने, गज़ल ये भी गाए थे या इनकी रचना भी की थी। प्रमुख तौर पर खालिक बारी भी इनकी रचना मानी जाती है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या खालिक बारी भी इनकी रचना है? तो हाँ, खालिक बारी भी इनकी रचना मानी जाती है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण गद्यांश निम्नलिखित है, देख लेते हैं। चमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। क्या है? चमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। इम्पॉर्टेंट है, इसका अर्थ यहाँ पर ये निकलेगा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी या हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें आपको बता सकूं। आगे इनकी कुछ पहेलियाँ आ गई, ये भी आपने बचपन में पढ़ी ही होंगी। देखिए ये है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे मोती, उससे एक न गिरे, तो ये था आकाश। फिर है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया। क्या है? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये दियाबाती या दियाबत्ती के बारे में बतलाया गया है। फिर है, एक नार दो को लो बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ये पायजामा के बारे में है। अर्थ दे इसका बुझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। ये दर्पण के लिए कहा है। आगे देखिएगा, ब्रजभाषा में भी इन्होंने मुकरियाँ और मुहावरे आदि लिखे गए हैं। इनमें जो प्रमुख है वो देख लेते हैं। एक नार पिया को भानी, तनबा को सरगा ज्यों पानी। फिर है, चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोही अचंभो, आवत ऐसे बामे जीव, बसत कैसे। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों। फिर देखिए दोहे और गीत ब्रजभाषा में खुसरो के।
उज्ज्वल बरन अधीनतन एक चित्त तो ध्यान, देखत में तो साधु निपट पाप की खान। आगे देखिएगा दोहे और गीत ब्रजभाषा में। उज्ज्वल बरन अधीनतन एक चित्त तो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। फिर है खुसरो रैन सुहाग की जागी, पी के संग तन मेरो मन पियो को, दो भव एक रंग। फिर है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है मोरा जोबना नवेल रभयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे बिरहा आगिन, मोही 10-10 चाय। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए जे हाल मिसकी मकून तगाफुल दुर्राय नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा ना दारम, जे हाल ना लिहू काहे लगाए छतियाँ। इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको भी नोट करिएगा आप। आगे देखिएगा गोरखनाथ के प्रमुख छंद आगे यहाँ पर वे बताऊंगा जो आपको महत्वपूर्ण होंगे, बाकी आप PDF से पढ़ लेना। नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब आंतरी बसे भंडारा। फिर है गुरु कीजे महिला, निगुरा ना रहीला, गुरु बिन ज्ञान ना पायला रे भैला। फिर हो गए अब्दू रैया हाटे वाटे, रूष विरस की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। फिर है अब्दू मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये इनके प्रमुख कथन रहेंगे। फिर आगे देख लेते हैं हम। फिर अब आगे हम देखेंगे लौकिक साहित्य को। बाकी जो आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट कथन छूट के हैं, वैसे तो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, परंतु फिर भी लगते हैं तो आप PDF को अवश्य रीड कर लेना। फिर देखिएगा यहाँ पर अब लौकिक साहित्य शुरू हो जाता है। ढोला मारूरा दोहा। जो ढोला मारूरा दोहा है इसका समय पूछा जाता है तो समय हो जाएगा 11वीं शताब्दी, और इसका जो विषय रहता है तो यह प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया था। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। राजकुमार का नाम क्या है? ढोला, और राजकुमारी का नाम क्या है? मारवाड़ी। फिर है इस काव्य का मूल कवि माना जाता है कल्लोल को। जो कल्लोल है ये मूल कवि या रचनाकार होंगे। बाकी कुशल राय ने भी कुछ पंक्तियाँ इसमें या कुछ दोहे इसमें जोड़े थे। फिर देखिएगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पंक्ति इसकी दी गई है। सोठियो दूहो भलो भली मरवण की बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छई रात। इम्पॉर्टेंट कथन रहेगा पर अभी तक पूछा नहीं गया इसे। आगे देखिएगा बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों के उसके साथ विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षादराय ने किया था। किसने? केशवलाल हर्षादराय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। ईणी पर कैली कुजई, पुंजई युवती मरोड़, विदुर वियोगिनी धुंजई, कुजई मयण किशोर। तो कुछ इस प्रकार के इसके यहाँ पर वचन हो जाएंगे। थोड़ी सी अटपटी है, आप इसे स्वयं भी पढ़ सकते हैं। फिर देखिए आगे कुछ और तथ्य दिए गए हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। कितने बंध? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? दोहा, पदड़िया और गेय पदबंध। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे है अपभ्रंश का चरित काव्य पदड़िया बंद में लिखा गया था। किसमें? जो अपभ्रंश का चरित काव्य था ये पदड़िया बंद में लिखा गया था। आगे देखिएगा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़बक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहप्पा ने किया था, या उनकी रचनाओं में ये मिलता है। फिर देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय, उनके प्रस्तोता निम्न। जो तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। प्रस्तोता हैं शिवसिंह सेंगर। किसे माना है? पुष्य या पुंड कवि को। समय क्या है? 7वीं शताब्दी।
राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? सरहप्पा को। समय क्या है इनका? 769। फिर देखिए रामकुमार वर्मा, इनका जो प्रथम कवि किसको स्वीकार किया गया है? स्वयंभू को। इनका समय क्या है? 8वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त ने किसे किया है? शालिभद्र सूरी को। समय क्या है? 1184 ईस्वी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर देखिएगा डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भूपाल हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। इम्पोर्टेंट रहेगा ये। फिर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी स्वीकार करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। कौन कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक स्वीकार करते हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट कहा था। किसने कहा था? भोला शंकर व्यास ने। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी। फिर है अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी। फिर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर लेक्चर समाप्त हो जाता है। आगे जो है अलग बुक का PDF अगर आपको पढ़ना है तो PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको रीड कर लेना। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर रहता है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा कल, तो वहाँ पर होगा मॉक टेस्ट। आदिकाल तक होगा, जो हमने पहले पढ़ा था आदिकाल तक का हमारा टेस्ट होगा। लगभग आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आप सभी तैयार रहना। तो ठीक है, अलविदा ले लेते हैं अब आपसे। धन्यवाद।